औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त-माब उलमा किराम, बिरादरीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज असल में 2 माह पर बातें हो रही होनी हैं, एक पर हुई और मेरे बड़े भाई ताहिर हकीम साहब ने एक यूसीसी के पर बहुत ही डिटेल बातें रखी हैं। एज एन एकेडमिशियन मैं अपने कुछ पॉइंट रखूँगा और थोड़ी बात हम औकात से मुतालिक करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब हम कहते हैं तो बात हो रही है कि यूनिफॉर्मिटी जिसको हम कहते हैं समानता, ये उम्मीद की जाती है हमेशा किसी न किसी एक ग्रुप में। जैसे हम यूनिफॉर्म एक जो सिंपल बात की कि यहाँ कुछ स्कूल के ट्रस्टीज भी हैं, तो स्कूल में भी बच्चों के यूनिफॉर्म होते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे पहचान में आ जाती है कि किस स्कूल का बच्चा है, और इसीलिए ज़रूरी है कि उस स्कूल का हर बच्चा उसी यूनिफॉर्म में होगा। हम अगर फ़ौज की बात करें तो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के अपने अपने यूनिफॉर्म हैं, तो तीनों की यूनिफॉर्म अलग है। यहाँ जितने भी सूरत में स्कूल हैं, सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म अलग है। अगर ये सभी के सेम यूनिफॉर्म कर दिए जाएँ तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। कोई सर आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये कौन सी स्कूल का बच्चा है। ये है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मगर वो यूनिफॉर्मिटी ग्रुप में होनी चाहिए। तो ग्रुप के बीच में यूनिफॉर्मिटी अगर आपने लाने की कोशिश की तो जो उसका बेसिक एसेंस है, जो रिक्वायरमेंट है यूनिफॉर्मिटी, वो खत्म हो गया। अब सोच लीजिए कि सूरत के सारे बच्चे एक ही यूनिफॉर्म में हैं, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कौन से स्कूल का कौन सा बच्चा है। और अगर आपके सामने फौजी खड़ा हो गया सेम यूनिफॉर्म में, पता ही नहीं कि आर्मी का है, एयरफोर्स का है, नेवल का, तो इसको पहले समझने की जरूरत है। यूनिफॉर्मिटी किस चीज़ की आप कह रहे हैं कि एक देश, एक कानून, एक अलाक ना क्या क्या, कहाँ है आपके पास? आपके पास अभी एक कानून नहीं है। सीआरपीसी की बात कही गई, सीआरपीसी क्रिमिनल जो लॉज हैं उन्हें उसका भी तो नाम बदल दिया है इन्होंने, मगर उसमें भी हर स्टेट ने अपने अपने अमेंडमेंट किए हुए हैं, वो भी सेम नहीं है। दूसरी बात क्रिमिनल से एक्ट करके सिविल की जिसकी बात करते हैं, तो सिविल में हो जाता है जो कि सिविल यानी कि सामाजिक कानून जो है, तो सामाजिक कानून में तो सब कुछ शामिल हो जाता है। सामाजिक कानून में तो टेनेंसी आ जाती है, सामाजिक कानून में तो लैंड लॉ आ जाता है, सामाजिक कानून में तो चैरिटी आ जाती है। आपके यहाँ बॉम्बे चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट चल रहा है जो कि अपना गुजरात हो गया, पीपीटी और पीओ महाराष्ट्र में चलता है। बाकी स्टेट में चैरिटी के कानून अलग है। कहाँ है आपके पास मुकम्मल पूरे देश में एक चैरिटी का कानून? ये भी आप सिविल मैटर है। सिविल मैटर उनको कहते हैं कि जहाँ स्टेट पार्टी नहीं है तो ग्रुप अलग अलग है। एम्प्लॉयमेंट के काम जो है हर स्टेट के अपने अपने सिविल सर्विस रूल से और उनके अपने अपने अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के कानून हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग कानून हैं। यूनिवर्सिटी बनाना, मेरा काम यूनिवर्सिटी बनाना, यूनिवर्सिटी बनाने के कानून अलग है। अगर गुजरात को कोई यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है 7 एकड़ ज़मीन में बनेगी, महाराष्ट्र में बनाना तो 25 एकड़ ज़मीन लगेगी, और ये भी में बनाना है तो 100 एकड़ ज़मीन लगेगी। कहाँ कानून समा? अगर एजुकेशन की बात करें, एनईपी के तहत जो भी बनाना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी हर स्टेट के अलग अलग कानून हैं, अलग अलग प्रावधान हैं। तो ये यूनिफॉर्म नाम देना, सिविल की बात करना, ये घोषणा है, ये गैर मार्ग के दौड़ने वाली चीज़ है। उसके आड़ में कुछ और खिचड़ी पक रही है। ये सिविल लॉज को नहीं मगर पर्सनल लॉज में इंटरफेरेंस की बात है। और 1772 में जो वॉरेन हेस्टिंग अंग्रेज थे, हम कहते हैं ना अंग्रेज इससे पहले बेहतर थे, उन्होंने ये एक सर्कुलर जारी किया था कि भले हुकूमत उसकी रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी की रहेगी, मगर 1772 की बात कर रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी, एक कंपनी राज करती थी। उसने बोला था कानून हम चलाएंगे, मगर जहाँ पर्सनल लॉस हैं वहाँ जो मुसलमान हैं वो कुरानिक लॉ से, उन्होंने कुरानिक लॉ कहा उसको, और जो हिंदू है वो शास्त्रों से गवर्न किए हैं। 1857 के पास जो बागडोर थी पूरे देश की, ब्रिटिश हुकूमत के पास लेके रानी विक्टोरिया ने 1818 में कह दिया कि आप फिक्र ना करें, भारत के सारे बाशिंदे हम हुकूमत करेंगे, मगर आपके जो पर्सनल कानून हैं वो आप अपने रिलीजियस लॉ के हिसाब से करेंगे। ये एश्योरेंस उनका दिया हुआ था।
और इसीलिए इस ब्रिटिश हुकूमत ने शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 1937 में आज़ादी से पहले लागू नाफिज कर दिया था। और ये कहा था कि पार्टी टू डिस्प्यूट, अगर दो इंसानों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है और वो दोनों अगर मुस्लिम हैं तो उन पर ब्रिटिश का कानून भी लगेगा, वो मुसलमान का कानून लगेगा, यानी कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट लगेगा। और इसी तरह से हमारी सभी माँ बहनें हैं, उनको विरासत में हिस्सा मिलने लगा। भले एक आधा हिस्सा मिलता था, हिस्सा तो मिलने लगा। ज़रूरी ये है, ज़रूरी ये नहीं कि कितना हिस्सा मिल रहा है, ज़रूरी ये है कि हिस्सा मिलने के काबिल माना जा रहा है कि माना जा रहा है, जो कि हिंदू प्रोविजन में नहीं था। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम अरेले 1939 37 के 2 साल 39 में ये भी अंग्रेजों ने डाला, ताकि मुस्लिम महिला अगर चाहे तो अपना निकाह तोड़ सकती है खुला के ज़रिए, फर्स्ट के ज़रिए, और उसमें 7 ग्राम थी। यही बात थी जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1947 में आज़ादी मिलने के बाद बैठी, तब उसने जो कुछ महिलाएं थी, एक हमारे गुजरात से थी डॉक्टर हिंसा मेहता साहिबा बड़ौदा की, दूसरी राजकुमारी अमृत कौर थी जो कि खुद सिख थी, मगर उन्होंने सिख धर्म को देखा, उस तरह के चीज़ों से उनको सफोकेशन हुआ, उनके अब्बा ने, उनको पूरी फैमिली ने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लिया, चाहे मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये कुछ महिलाएं थी, वो देख रही थी कि 1937 के कानून से मुस्लिम महिलाओं को तो विरासत में अधिकार है। मुस्लिम महिला 1939 के तहत तो अपना तलाक ले करके अपनी शादी को ख़त्म कर सकती है, हिंदू महिला नहीं कर सकती। तो क्या, अब वहाँ से ये जन्म लिया इस कॉन्सेप्ट का कि भाई कानून तो सबके लिए समान होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो अधिकार मुस्लिम महिला को मिल रहा है वो क्यों ना हिंदू महिलाओं को दिया जाए। अब वहाँ से आर्गुमेंट शुरू हुई और आर्गुमेंट शुरू कर दे, उसका मोड ऐसा ला दिया गया कि उसको मुस्लिम के खिलाफ लाने का शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से मुस्लिम मेंबर्स थे तो उन्होंने इसका अपोज किया। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चली 2 साल 11 महीने 18 दिन, मगर वो यूसीसी की किसी शक्ल पर वो एक मत नहीं हो पाए, एक राय पर नहीं आ पाए कि यूसीसी किस तरह का हो। कोई स्वरूप पर ढांचा ही नहीं बन रहा था उनको। बहस से बहुत होती थी, रोज होती थी, 2 साल 11 महीने 18 दिन चलती रही, पर यूसीसी किस स्वरूप का होना चाहिए, कैसे लागू करना चाहिए, क्या क्या उसमें शामिल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो तय नहीं कर पाए। हालांकि वो बड़े बड़े उसमें कानून के एक्सपर्ट्स हैं। और अभी क्या कोशिश की जा रही है, 45 दिन 5 आदमी मिलकर तय कर लेंगे कि कैसे यूसीसी बनेगा। हालांकि वो यूसीसी है ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं उसको उसी से। तो एक एक्सरसाइज जो 400 मेंबर करीब 2.25 साल पढ़ करके नहीं तय कर पाए, 5 आदमी मिल करके अभी कर लेंगे 45 दिन में, अपन को साफ दिखाई दे रहा है ये पैकेट ना चाहते हैं। तो हमें इसको समझने की ज़रूरत है। इसकी मुखालिफत सिर्फ इसलिए नहीं करनी कि मुसलमानों के अगेंस्ट है, ये संविधान के भी अगेंस्ट है। काफ़ी चीज़ें ताहिर साहब ने बोलती, मैं उसे रिपीट नहीं करूँगा, मगर जो कुछ कहना था और जितने भी इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को भी कोट किया जाता है वो अलग अलग तरीके से उसको मिसरिप्रेजेंटेशन के तौर पर किया जाता है। तो इस बार को हमें चूकना नहीं है, जो कि वक्फ के मामले में हम थोड़ी सी चूक कर गए, हम इतनी बेदारी नहीं ला पाए। मैंने इस वक्त भी कहा था कि हम सिर्फ मैकेनिकली मेक करते हैं, और आप सब उलमा कराम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें पता है अगर हम ऐसी इबादत करें जो हमें नहीं पता कि हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं, अल्लाह ताला हमें क्या नवाजेगा, और उसी तरह के हम करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर ये बेदारी है, हम समझें चीज़ को और फिर उस चीज़ को अपोज करें। मैं इसीलिए आज एक फिर से मौका है तो मैं कुछ बातें वक्त के मुताले करूँगा। क्या है वक्त, हम सब जानते हैं। ये वक्त बिल से क्या नुकसान होने वाले हैं। वक्त बिल से जितने भी हमारी वक्त प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी खतरे में पड़ जाएंगी। आपने 1992 में जो घटना हुई, एक मस्जिद के लिए बहुत आंसू बहाए, और अभी देख रहे हैं कि उसके नतीजे के तौर पर एक सक्सेस के बाद अभी अलग अलग मस्जिदों पर अटैक किए जा रहे हैं। अब तो आपके ऊपर हमला ऐसे नहीं किया जाएगा, कोई सिविल वॉर नहीं होगी, एक एक को पकड़ पकड़ के ही किया जाएगा। आपको धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाएगा। वो
मंत्र और पानी छाट करके आपको ऐसी दाढ़ी लोपी में रख करके आपको ईमान से खरीद कर दिया जाएगा। ये की सारी शक्ल चलती है। मुसलमान खुद नहीं समझ पाएगा कि वो कैसे इस्लाम से बाहर हो गया। इसी तरह से हमारी वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वहाँ सामने रहेगी और वो वक्फ में से निकल जाएगी। कैसे? हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, वक्फ प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं है, उस पर एक अलग से बात करेंगे। अभी इतना मौका भी नहीं है, वक्त भी नहीं है, मगर जितनी भी है हमारे बाप आबा अजदाद ने जो राजा महाराजों ने की थी, वो वर्षों से वक्त पर यूज़र है इस कानून से ख़त्म किया जा रहा है। तो क्या होगा, जितनी भी वक्त प्रॉपर्टी है उनको 6 महीने के अंदर जैसे कानून नाफिज होगा उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं हमारे चुरकर मस्जिद का तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, भूल जाइए, फिर से कीजिए। आपका बच्चा पैदा हुआ था, आपने जन्म प्रमाण पत्र लिया था, नहीं आज फिर से लीजिए, ये वाली डिमांड हो रही है आपसे। तो ठीक है, चुरकर मस्जिद तो अभी बनी लग रही है, हमारे पटवसी हजरात के पास कागजात होंगे, वहाँ कंपटीशन होंगे, कर लेंगे। तो जो हमारे पुरानी खानकाएँ हैं, हमारे पुराने रोज़े हैं, हमारे पुरानी मस्जिद है जो बादशाहों ने बन रही हैं, जो कब्रस्तान है जो बादशाहों ने बख्श किए हुए हैं, उनके डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे? सिर्फ रजिस्ट्रेशन नाम लिखवाना नहीं है, रजिस्ट्रेशन में 4 फुट लिखवाना है कि देने बैंक क्या है। फिर पूछा जाए कि ये ऑनलाइन रजिस्टर का नाम नहीं करना होगा, जो कि पोर्टल तो अभी तक बना नहीं है। 25 दिन कानून आएगा, उसके 6 महीने में आपको ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी एक्सिस्टिंग वर्क प्रॉपर्टी, मान लीजिए 150 साल से कोई मस्जिद है बनी हुई है, आपके पास कागजात नहीं होंगे कि उसका 7 बार में किसका नाम चल रहा है, उसकी ओनरशिप किसकी, उसकी बालका पेजा चक्की किसने ली थी, पीओ परमिशन किसने ली थी, वो तो होगा नहीं आपके पास। और सीधी सी बात है, इतने पुराने डॉक्यूमेंट हैं ही, पर ये सब अपलोड करें होंगे। अच्छा, वाकिफ का नाम देना होगा। अब हम बोलेंगे कि ये औरंगजेब रहते था, नहीं ये कब्रस्तान की ज़मीन ली थी, कहाँ उनका फ़ोन नंबर था, उनका एड्रेस कहाँ, किस डॉक्यूमेंट के जरिए आपको ये कब्रस्तान की वक्त की थी, डॉक्यूमेंट हो गई, आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। आपको पता है पोर्टल में कोई एक डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड नहीं कर पाए तो आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। अच्छा, उसकी सिग्नेचर वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, वो होगा नहीं। लेकिन आपकी जितनी भी 60 से 70% वक्त प्रॉपर्टी पूरे देश में है, वो रजिस्टर में हो पाएगी 6 महीने के अंतर्गत, और वो वक्त की लिस्ट में से निकाल दी जाएंगी। सबसे बड़ा एक अटैक आप देख रहे हैं कि वक्त की प्रॉपर्टी है, किसी एक दिन सामने बोर्ड लग जाएगा, बैरिकेड लग जाएगा, ये क्या ये मस्जिद नहीं है, आप नाकाम रहे इसको रजिस्टर करने में, यू लॉस्ट राइट टू ऑफर योर प्रेयर हियर। अब ये नहीं है। दूसरा इसी का भाई है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। बड़ी होशियारी से वक्फ बिल के अंदर 2 नई डेफिनेशन डाल दी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी गवर्नमेंट का कानून हो तो उसमें डिफाइन करना चाहिए था, वक्फ में तो ज़रूरत ही नहीं थे, यहाँ तो वक्फ की डेफिनेशन करते जो उन्होंने पूरी बदल दी। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को इस तरह से उन्होंने एलाबरेट करके इस तरह से उसका स्कोप बढ़ा दिया। मैं पूरी एकेडमिक डिटेल में नहीं जाऊँगा आपके सामने, पर इतना बताता हूँ, ये कितनी ये 1961 में एक लिस्ट बनी थी, केंद्र सरकार ने बनाई थी, कि इतने फीसद वक्फ प्रॉपर्टी अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास में है। वो कहीं तो किसी डिफेंस ने ले ली है, कहीं किसी लोकल अथॉरिटी ने ले ली है। एक आपके सूरत का वाक़या आपको खुद मालूम है, जहाँ कॉर्पोरेशन आपके ऐसे बहुत सारे एरिया में ही है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो कानून के नाफिज होते ही ऑटोमेटिक, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डजंट मीन ऑलवेज गवर्नमेंट, वो आपके छोटे से गांव में कब्रिस्तान की ज़मीन पर अगर किसी पंचायत ने दूध की डेयरी लगा दी या पंचायत ने अपना हॉल बना दिया, तो वो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी पंचायत की, और वो आपकी डेयरी की ज़मीन या कब्रिस्तान की ज़मीन चली जाएगी, उसी दिन से चली जाएगी। अगर आप उसके खिलाफ लेकर आइए तो आपके पास एक ही अथॉरिटी बचती है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आप कलेक्टर के पास जाएंगे और बोलेगी कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। कलेक्टर भी इसका नुमाइंदा होता है, आप अच्छे से जानते हैं। वो सरकार के खिलाफ तो जाएगा नहीं, उसको अपनी नौकरी प्यारी है, और वो डिसाइड करेगा कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पंचायत है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या डिफेंस है या आर्कियोलॉजिकल सर्टिफिकेट है, कोई भी जो भी है, उसके पास रहनी चाहिए या मुसलमानों को मिलनी चाहिए। आपको पता है वो क्या करेगा, और वो करने के बाद क्या करना है उसको, वो करने के बाद उसको किसी को इत्तला नहीं करनी है, वो चुपचाप, उसी के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड है,
वो रेजनली रिकॉर्ड पर उसको चेंज कर देना है कि अब इसे ये जो कब्रिस्तान की ज़मीन थी उसमें से इतना टुकड़ा जो है अब ये दूरमंडली का हो गया, वो एंट्री कर देगा, ख़त्म। और वो एंट्री ले करके इत्तला कर देगा स्टेट गवर्नमेंट को कि देखिए मैंने इतना बड़ा कारनामा किया है, मेरी पीठ थपथपाई है। सरकार खुश हो जाएगी और सरकार लिस्ट भेज देगी वक्फ बोर्ड को, बोलेगी कि आपके पास जितनी कुछ भी नंबर, मान लीजिए 100 नंबर आपके वक्फ प्रॉपर्टी की थे, इसमें से 25 को निकाल दीजिए, हमारे कलेक्टर ने चेंजेस करनी है अपने रिकॉर्ड में, तो अब ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहे। इस बिल जो कि पास होने का अंदेशा है, उसके पास हो जाने के बाद आपके पास अपील का भी प्रोविज़न नहीं है। ये दूसरा बड़ा खतरा है। पहले तो अव्वल तो ये कि 6 महीने में आप रजिस्टर नहीं कर पाए, आपकी बड़ी मात्रा की जो प्रॉपर्टी चली जाएगी। दूसरी, जो गवर्नमेंट ने एंक्रोच करके रखी है वो भी प्रॉपर्टी चली जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम देखते हैं, हम में से सब तो दूध के धुले हुए नहीं हैं, काफ़ी वक्त प्रॉपर्टी जो है उनके मुतवल्ली भी हमारे भाई हैं, और वो आज इस वक्त बिल की बड़ी तायद करते हैं कि आना चाहिए, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी वक्त प्रॉपर्टी बेच खाई है, और ये कानून आ जाएगा तो मैं और बेचूंगा। क्यों बेचूंगा? अल्लाह का डर भी है, क्योंकि अल्लाह तो जब रुज़ात लेगा तो लेगा। जहाँ मुझे क्या पनिशमेंट है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा होगी। पहले ये कानून इतना फर्क था 1995 का, क्योंकि 2013 में उसको और स्ट्रॉन्ग किया गया कि अगर कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी को इधर उधर करता है, इलीगल ट्रांसफ़र करता है, तो उसको रिगरस क्या कहते हैं अपन, कड़क जेल जो होती है, रिगरस पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट में रिगरस कड़क जेपी सजा था वाला प्रोविजन था, और उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिया। और वो भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट कितना कर दिया, जिनकी सज़ा हो सकती है वो 2 साल से कम की सज़ा होगी, और 2 साल से कम की सज़ा होगी, और वो 2 साल से कम सज़ा जिसको हुई है वो वक्फ बोर्ड का मेंबर ही बन सकता है। जिसमें मैंने बात की ना, दूध मंडली का कोई सब्जी अगर, या आपकी APMC का, एग्रीकल्चर एपीएमसी जो खेती बाड़ी उत्पन्न समिति का कोई सभी अगर कोई इलीगल काम में आ जाता है, या तो उसका तो कोई नैतिकता का आरोप लग जाता है ना, उससे राजीनामा ले लेते, नहीं चलेगा। स्कूल का छोटा सा पटा वाला अगर कोई गलती कर देता, दूसरे दिन से सस्पेंड, तो शाळा पैसा न करी છે તે જે પ્રોપર્ટી ચલન સંકરી છે પર તરફ કરવામાં આવે છે। पर यहाँ वक्फ बोर्ड का मेंबर अगर उसको 2 साल की सजा हुई है तो वक्फ बोर्ड का मेंबर चालू रह सकता है। मतलब ऐसे लोगों को शेयर दी जाए, ऐसे लोग पहले अब तक वक्फ बोर्ड लिए देंगे और उनको शेयर दी जाएगी कि बेचते रहो, आपकी और हमारे प्रोटेक्शन है, और आप चिंता मत करो। और बहुत अगर केस में हुआ तो आपको जुर्माना हो सकता है 50,000 का। तो जो ये हरकतें करते हैं, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचो, 50,000 का जुर्माना भरो, और अपने वक्फ बोर्ड में मेंबरशिप चालू रखो, मुतवल्ली अपने बने रहो। अच्छा, आप कहेंगे कि नहीं हर मुतवल्ली ऐसा नहीं होता, हर मुतवल्ली ऐसा नहीं करेगा, मुतवल्ली से कलेक्टर करवाएगा, क्योंकि अब प्रोविज़न ये है, कोई कलेक्टर मुतवल्ली को उंगली थोड़ा चाहेगा। प्रोविज़न ये है कि जो वक्त प्रॉपर्टी बेचने पर उसको ज़्यादा सज़ा नहीं हो रही है, सिर्फ 50,000 को जुर्माना हो रहा है, अगर कलेक्टर का हुक्म नहीं माना उसने तो उसको 6 महीने की सज़ा हो सकती है। कोई भी शरीफ आदमी जिसको आप मुतवल्ली बनाएंगे उसको कलेक्टर बुला के बोलेगा कि तारे आप लोग करवाऊँ छे, ना से वातों ना करूँ, मारो जरूर ना पड़े छे, 6 महीने जेल में नाखी देश, सबके मत ठीक है। हम कहाँ तक अपना ईमान बचाएगा और कोई इतना बचाएगा? हम सब ईमान पे बड़े कमज़ोर है। हम में से जो हमारा भाई है, ये है, वो और चीज़ों को काक्षी की तरफ ले जाएगा। ये तीसरा वे है जो एग्जिस्टिंग, जो हमारी फ़िलहाल वक्त प्रॉपर्टी है, हम उनको गंवा देंगे, बहुत बड़ा अंदेशा। कोई बात नहीं, हम नहीं क्रिएट करेंगे, हम नई चीज़ें जो हैं हम वक्फ करेंगे। मेरा बंगला मैं वक्फ कर दूंगा, मैं मेरा फार्म हाउस मैं वक्फ कर दूंगा, नहीं कर पाओगे। पहले क्या था, अगर आपको कोई वक्फ करनी है थी तो जाके आप वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करो, और जैसे कैरेट कमिश्नर में रजिस्ट्रेशन होता है, वक्फ बोर्ड रजिस्टर करेगा, आपकी प्रॉपर्टी वक्फ हो जाएगी। और ऐसा नहीं होगा। इस कानून के बाद
वो वक्त बोर्ड चाहेगा तो भी, जैसे आपने मान लिया कि माशाल्लाह इतनी अच्छी लोकेशन में जगह है, इसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मैं अगर इसको वक्त कर देता हूँ तो इसके जो किराए निकलते हैं उसकी वजह से हमारे काफ़ी इमदाद होती रहेगी। ऐसा किसी भी बुजुर्ग ने, किसी भी व्यापारी ने, किसी भी बिजनेसमैन ने, किसी भी अच्छा हमारे इंसान ने ऐसा सोचा होगा तो उसकी एप्लीकेशन वक्फ बोर्ड में जाकर के रजिस्टर नहीं होगी। वक्फ बोर्ड उसको भेज देगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। हालांकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड है, फिर भी वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट 90 डेज़ की नोटिस करेगा कि भाई फलान हाजी साहब है, उनकी सूरत में पॉश एरिया में इतनी ज़मीन है और ये लोग ये प्रॉपर्टी वो वक्फ करना चाहते हैं मस्जिद के लिए, क्योंकि बाकी मस्जिद तो बिक गई, अब वो नई मस्जिद बनाना चाहते हैं तो 90 डेज़ की नोटिस होगी। क्या होगा उसका नतीजा? आसपास वाले एक्टिविस्ट खड़े हो जाएंगे कि नहीं नहीं यहाँ तो मस्जिद बनी जाए तो बच्चे हमारी जान में खतरों थे, ये शाख थे, जैसे वो कोई भी एक बंदा एप्लीकेशन वांधा अर्जी डाल देगा तो आपकी वक्फ करने का इरादा है उस पर पानी फिर जाएगा, आप वक्फ नहीं कर पाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी आपके चाहते हुए वो वक्फ में नोंदनी नहीं होगी। यानी कि चौथा पटका, आप नया वक्फ क्रिएट भी करना चाहेंगे तो भी उसमें अड़चने आएंगी। सोच लीजिए, हम एक मस्जिद को रो रहे थे, यहाँ पूरा जो हमारा मस्जिदों का, कब्रिस्तानों का, दरगाहों का, खानकाहों का जो पूरा निज़ाम है ये सभी खत्म हो जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर ये अपनी चालों में कामयाब रहे। हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ अभी आपको फ्लेवर बता रहा हूँ, इस पर मज़ीद आप भी हासिल कीजिए, आप जानिए कि और क्या क्या इसके नुकसान हैं। बहुत नुकसान हैं। अभी वक्त की कमी में ज़्यादा आपसे वक्त नहीं लूँगा। फिर ये जो चीज़ें जो हैं, अगर हमने आज इसका अपोज नहीं किया तो हो सकता है हम अपने ईमान से ये हो रहे हैं, हम अपने ईमान की दौलत से ये गंवा दे उसको, और साथ में हमारी प्रॉपर्टीज़ की हम खो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जिन पर इशारा करना था। अल्लाह आप सबको इन सब बातों पर आप खबी की और उस पर फिक्र करने की हमें तौफीक। शुक्रिया।